हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके विद अजय में। एनसीईआरटी का क्लास यहाँ चलता है, क्लास 6 to 10। अभी हम क्लास 8 के बुक पढ़ा रहे हैं। तो पहला चैप्टर आप लोग का हो चुका है और दूसरा चैप्टर में यहाँ हम आज इसका दूसरा चैप्टर में हम टीपू सुल्तान तक पढ़ा चुके हैं और आज हम इस वीडियो में सर्वोच्चता की दावा से पढ़ेंगे। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये आपका इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे, वो उनका कार्यकाल कितना था? 1813 से 1823 के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता जो है सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। मतलब अपने हित का रक्षा के लिए कंपनी जो है भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण की धमकी देने की अधिकार अपने पास मानती थी। अधिग्रहण मतलब हो गया, जैसे वो बंगाल में आया, बंगाल से धीरे धीरे सतारा, पंजाब, अवध, ये सब को पहले जीतना शुरू कर दिया, अपने आप में मिलाना शुरू कर दिया। तो ये वेलेज़ली के समय में आया था। लॉर्ड वेलेज़ली के समय में आपका सहायक संधि, और उसी के आगे ये सर्वोच्चता की नीति आ गया। और ये नीति जो है आगे अंग्रेजों की नीतियां में दिखाई देने लगी। मतलब अंग्रेज इसको आगे अपने काम में यूज करने लगे, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज ने कित्तूर, जो कर्नाटक में, अभी कर्नाटक की राजधानी, जो कर्नाटक एक जगह है, तो कर्नाटक के जगह है कित्तूर, वहाँ की रानी चेन्नम्मा को यह अधिग्रहण जो है ये ठीक नहीं लगा और रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया और 1824 में इनको जेल में रख दिया गया। अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और जेल में रख दिया और 1829 में इनकी मृत्यु हो गई। 1829 में रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। और ये कहानी यहीं तक नहीं रुका, आगे जो है चेन्नम्मा के बाद कित्तूर से सटे एक जगह है संगोली। तो ये संगोली जगह है, तो यहाँ की एक चौकीदार थी, उनका नाम था रायन्ना, चौकीदार रायन्ना। इन्होंने भी जो है प्रतिरोध जारी रखा अंग्रेजों के खिलाफ और इसको जो है 1830 में फांसी दे दिया गया और 1830 में इसे फांसी दे दिया गया। और इसका उदाहरण बहुत सारा है, आगे देखते हैं। अब 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। उस समय रूस जो है एक शक्तिशाली जगह जो था, देश था। तो इससे 1830 के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावित थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को, जैसे ये रास्ता हुआ पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर पश्चिम ये जगह हुआ भारत का, इससे कहीं रूस
जो है भारत को अब भी अपने चपेट में ना ले, इसी डर के चलते अंग्रेज जो है उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तो पश्चिम में आपका इधर आ जाता है राजस्थान, और ये जो है जगह ये आपका हो जाएगा पंजाब। ये जगह कौन सा हो जाएगा आपका पंजाब। तो 1838 से 1842 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई हुआ अंग्रेज का, जिसको वह अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी स्थापित कर लिया। अफगानिस्तान और कंपनी के बीच कब युद्ध हुआ? 1838 से 1842 में। अब 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी, सिंध के बाद पंजाब की बारी थी। तो पंजाब में आपके पंजाब है, इसमें आपके महाराणा रंजीत सिंह थे। ये अंग्रेज के साथ खूब इन लोग का युद्ध हुआ, जिसमें 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। जिसके बाद 1849 में पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया। बच्चों, अंग्रेज धीरे धीरे सब जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो यहाँ महाराजा रंजीत सिंह से कंपनी की दाल नहीं गली, तो 1839 में उसकी मृत्यु हो गई और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को अधिग्रहण कर लिया। अब आगे आते हैं विलय नीति। अब विलय नीति क्या है? तो विलय नीति का आरंभ डलहौजी एक गवर्नर जनरल है, जिसका 1848 से 1856 कार्यकाल है। तो अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848-1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई, जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यहाँ से इसको इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी के एक नीति अपना, इसको विलय नीति कहा जाता है। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। मतलब कोई भी राजा है, वो शादी किया, वो बाल बच्चेदार नहीं है, तो उसका जो भी संपत्ति है उसको हड़प लिया जाएगा, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर सतारा सर्वप्रथम 1848 में विलय नीति के अंदर में आया, फिर संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। इसका डेट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्रम में भी क्वेश्चन पूछ लेगा 1 नंबर का। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी 1848, 1850, 1852, 1853 और 1854। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी जीत लिया। अब कंपनी जो है अवध को कब अधिग्रहण किया, मतलब विलय नीति में जोड़ा, तो अवध को 1856 में अपने नियंत्रण में ले लिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए है, इसलिए अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। मतलब अंग्रेज जो है, जो
जनता है भारत का, उसको मतलब बता रहा है कि हम आपके लिए है, और राजा आपको अगर दुख देता है तो उसी के लिए हम ये अवध को कब्जे में लिए हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर जनता में गुस्सा भड़का, और उसने जो है अवध के लोग भी 1857 का जो महान क्रांति हुआ उसमें शामिल हो गए। 1857 की क्रांति जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। देखिए जैसे शुरू में 1797 के समय में ये सब जो रंग है ये अंग्रेज है, धीरे धीरे कंपनी अपना शासन स्थापित किया धीरे धीरे। अब 1840 में यहाँ तक गया लगभग भारत, और 1857 आते आते लगभग पूरे भारत में ब्रिटिश छा गए। नई शासन की स्थापना। अब नई शासन की स्थापना क्या है, तो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल हो गया आपका 1773 से 1785, ठीक है। तो उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से है जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली। बंगाल, बम्बई और मद्रास, बंगाल, बम्बई और मद्रास, ये अभी का मुंबई और ये अभी का चेन्नई, तो इस पे सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर से प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। अब हर जगह मतलब इस सब जगहों पे प्रशासकीय इकाई मतलब पुलिस जो है और कानून का यहाँ राज चलता था, जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थे, एक हो गया बंगाल, दूसरा बम्बई और तीसरा मद्रास। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, हर एक का शासन एक गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। वारेन हेस्टिंग्स क्या किए, बहुत सारे प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसने सुधार खास तौर से उल्लेख है। न्याय के क्षेत्र में भी उन्होंने सुधार किया। क्या है आगे देखते हैं। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर एक जिले में 2 अदालत होगी। 1772 में यह व्यवस्था आई जो हर एक जिले में 2 अदालतें होंगी। एक होगा फौजदारी और दूसरा हो गया दीवानी। ये 2 अदालतें होंगी, और दीवानी अदालतों के जो मुखिया होंगे ये आपके यूरोपीय जिला कलेक्टर, यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे, और दीवानी अदालतों के मुखिया जिला कलेक्टर होंगे। और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। मतलब एज ए आप वकील कह सकते हैं, जो भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। फौजदारी जो थी काजी और मुफ्ती। तो देखिए काजी के बारे में क्या बताया गया है। काजी जो था एक न्यायाधीश था, एक जज था, ठीक है। अब मुफ्ती के बारे में बताया गया है कि मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाता है। जैसे
एज ए इसको वकील बोल सकते हैं। काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ये जो थे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। और महाभियोग क्या है कि लंदन में एक जगह है हाउस ऑफ कॉमन्स। लंदन में एक जगह है हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, और उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। जैसे यही है हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ, ये भी प्रश्न आपका बराबर क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी वगैरह में, कि वारेन हेस्टिंग्स के पास 1785 में जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो बंगाल पे सही ढंग से शासन न चलाने का आरोप किसने लगाया? तो एडवर्ड बर्के ने। किसने लगाया? एडवर्ड बर्के ने। और इसी के कारण जो है हेस्टिंग्स के ऊपर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कितने सालों तक चला? 7 साल तक। तो ये आपका वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ, वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ आपका ये चला है 1785 में जब इंग्लैंड लौटे थे, तो वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ मुकदमा चला था। वारेन हेस्टिंग्स के पास मुकदमा चला था। वारेन हेस्टिंग्स के पास मुकदमा चला था। एक इसके बाद एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित जो थे, यह धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इससे इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। धर्म शास्त्र के लिए पंडित जो थे, जो अलग अलग जगह के, अलग अलग हिस्सों के जो स्थानीय जगह है उसके अनुसार ये कानून में का व्याख्या करते थे। लेकिन 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। भारतीय कानून का संकलन तैयार करने को सौंपा गया। और N.B. हालहेड जो है, ये अंग्रेजी में अनुवाद किए। ये जो कानून बना इसका अंग्रेजी में अनुवाद किए। और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के मुस्लिम कानून की भी संहिता तैयार कर ली गई। 1778 तक मुस्लिम कानूनों की संहिता भी तैयार कर ली गई। और इसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ते में आपका
1773 के तहत एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारतीय जिले के कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। भारतीय जिला में भारत में जो राज्य थे उसके अंदर जो जिले थे उसमें कलेक्टर का पद सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीश, पुलिस और अधिकारियों का व दरोगा के सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, यही काम था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। जो कलेक्ट्रेट ऑफिस था वो सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों के हाशिए पर ढकेल दिया हो। जैसे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पे धकेल दिया और नया सत्ता का ग्रहण करके यहाँ पे न्यायाधीश, पुलिस और अधिकारियों की सहायता से लगान और कर इकट्ठा कर लिया जाता था और कानून व्यवस्था को बढ़िया बनाए रखता था। आज यहीं तक, फिर अगले एक क्लिप में ये चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।